कॉलम्स के लिए जो प्लास्टिक हिंज की इनपुट पैरामीटर्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं या ज़्यादा डिटेल्ड हैं, और उसकी वजह आप गेस कर सकते हैं, और वो ये है कि कॉलम के लिए जो कैपेसिटी की कर्व है वो मोमेंट रोटेशन फिक्स कर्व नहीं है जैसे कि बीम के लिए है। कॉलम की कैपेसिटी, मोमेंट कैपेसिटी डिपेंड करती है कि कॉलम के ऊपर एक्सियल लोड कितना है। एक्सियल लोड और मोमेंट की इंटरेक्शन होती है ना कॉलम में। सो इसका मतलब है एक ही कॉलम डायनामिक लोडिंग के अंडर डिफरेंट मोमेंट कैपेसिटीज़ शो कर रहा होता है, जो कि थोड़ी सी काउंटर इंट्यूटिव सी बात है, क्योंकि आपके ज़हन में हमेशा से ये होता होगा कि कैपेसिटी तो क्रॉस सेक्शन की या मेंबर की अपनी प्रॉपर्टी है, ये अप्लाइड लोडिंग पर डिपेंड नहीं करती। जो आपकी अमाउंट ऑफ स्टील है, क्रॉस सेक्शन साइज़ है, FC प्राइम, FY, इन पर डिपेंड करती है कैपेसिटी, फ्लेक्सुरल कैपेसिटी। बीम के लिए तो ये एग्जैक्टली दुरुस्त बात है, क्योंकि बीम में कोई दूसरा एक्शन आपकी फ्लेक्सुरल कैपेसिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन कॉलम्स के लिए आपने ये कंसिडर करना है कि कॉलम के ऊपर आने वाला एक्सियल लोड उसकी फ्लेक्सुरल कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन वो P की वैल्यू जो कॉलम के ऊपर आ रही है एक डायनामिक लोडिंग के दौरान वो फ्लक्चुएट कर रही है, सो उसी तरह आपकी मोमेंट कैपेसिटी भी फ्लक्चुएट कर रही है। सो लिहाजा आप जो इनपुट पैरामीटर प्लास्टिक हिंज में देंगे कॉलम के लिए वो एक फ़िक्स मोमेंट रोटेशन कर्व नहीं होगी, बल्कि आप उसको अप्लाइड एक्सियल लोडिंग का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। यानी दूसरे मानों में अगर मैं समराइज़ करूं सारी डिस्कशन को तो वो ये है कि आप PMM सरफेस भी देंगे कॉलम की एज एन इनपुट, यानी आप सॉफ्टवेयर को ये भी बताएंगे कि मोमेंट, फेलियर मोमेंट और एक्सियल लोड में क्या रिलेशनशिप है, और फिर एक टेम्पलेट मोमेंट रोटेशन कर्व भी देंगे जो कि हर टाइम इंस्टेंट पे मॉडिफाई होगी, इनपुट मॉडिफाई होगी ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन उस टाइम इंस्टेंट पे कॉलम के ऊपर एक्सियल लोड कितना है, ठीक है। सो अगर आप बिल्कुल यूँ समझ लें कि इंट्यूटिवली सोचें और मैथमेटिकली सोचें एक तरह का, तो कॉलम की मोमेंट कैपेसिटी हर टाइम इंस्टेंट पे वेरी हो रही है, और ये इंफॉर्मेशन आपने ये इंटरेक्शन किसी ना किसी फॉर्म में सॉफ्टवेयर को बतानी है। तो वो आप इस तरह बताते हैं कि कॉलम की PMM सरफेस यानी हर एक्सियल लोड पर क्या मोमेंट फेलियर कॉज करेगा, ये सॉफ्टवेयर को इनपुट देते हैं, और फिर हर एंगल के ऊपर मोमेंट रोटेशन कर्व भी देते हैं। सो प्रोग्राम इसको अकाउंट करता है। इसी तरह जो मॉडलिंग पैरामीटर्स हैं ABC, IOLS, CP, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये दोनों चीज़ें भी आप ASC 41 में जाएं, कॉलम के लिए जो टेबल अवेलेबल है, जिस तरह बीम के लिए था, कॉलम के लिए भी टेबल अवेलेबल है, वो आप देखेंगे कि उसमें P की वैल्यू यानी एक्सियल लोड जो कॉलम पे आ रहा है वो इनपुट के तौर पे यूज़ होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने ये बीम में देखा था कि बीम में शियर की जो वैल्यू है V, वो मोमेंट कैपेसिटी को पिक करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए इनपुट के तौर पे यूज़ हो रही है। इसी तरह कॉलम के लिए एक्सियल लोड भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको उसमें टेबल में यूज़ करना पड़ेगा। सो वो सारी डिस्कशन हमने नहीं की, बट आप ये समझ लें और बाद में E-टैब्स में जाके देखिएगा कि अगर आप PM2 M3 हिंज की टाइप सेलेक्ट कर लें, प्लास्टिक हिंज की टाइप, और कॉलम को असाइन करें बिल्कुल ऐसे ही जैसे बीम को आप M3 मोमेंट असाइन करते हैं। सो और फिर आप देखेंगे इसमें क्या इनपुट चाहिए, वो ज़्यादातर चीज़ें आप समझने के काबिल होंगे। इस टाइम आपके पास वो प्रायर बैकग्राउंड नॉलेज है जो आप रिलेट कर लेंगे। आप देखेंगे कि कुछ आपको ऑटोमेशन भी मिलेगी, यानी प्रोग्राम आपसे कुछ बेसिक इनपुट लेके वो ख़ुद भी जनरेट कर देगा। और इसी तरह यही मामला PMM सरफेस के बारे में है। आप चाहें तो जो सेक्शन डिज़ाइनर ने आपके क्रॉस सेक्शन का PMM सरफेस प्लॉट किया है वो इंपोर्ट करवा लें, चाहें तो किसी गाइडलाइन या स्टैंडर्ड को सेलेक्ट कर लें और उसका इक्वेशन की फॉर्म में जो
सरफेस है वो ले लें। सो आपको PM2 M3 हिंज के अंदर कुछ इजी ऑटोमेशन भी मिलेगी। आप अपने P के लेवल डिफ़ाइन करा सकते हैं, जैसे कि आप कहें 0 किप, 100 किप, 200 किप, 300 किप। सो अप्लाइड एक्सियल लोडिंग के लेवल आप खुद डिफ़ाइन करें और हर लेवल के ऊपर आप PM3 कर्व मोमेंट रोटेशन कर्व हर P के ऊपर आप दे सकते हैं। तो प्रोग्राम को आप बता रहे हैं कि अगर एक्सियल लोड इस पे बहुत ज़्यादा आ जाए तो कम मोमेंट पे इसको यील्ड कर दें इस कॉलम को। अगर एक्सियल लोड कम है तो ये ज़्यादा मोमेंट कैपेसिटी देगा। तो ये आपके कंट्रोल में होता है। दोनों ऑप्शंस उसमें अवेलेबल है। आप जब उस इनपुट में जाएंगे तो देखेंगे, आप चाहें तो सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट PM3 कर्व दें और प्रोग्राम को कहें कि इसको 360 डिग्री सेम एज्यूम कर लें, क्योंकि कॉलम के ऊपर जो मोमेंट आ सकता है वो सिर्फ M2 या M3 में नहीं आ सकता, जैसे ये कह रहे हैं, किसी भी डायगोनल डायरेक्शन में भी आ सकता है, किसी एंगल पे आ सकता है। ठीक है, कॉलम के पे डिपेंड करता है ना कि क्या एलिमेंट आके कनेक्ट हो रहे हैं, उन पे क्या एक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, सो अनलाइक बीम, कॉलम बाई एक्सियल बेंडिंग कर सकता है, और वो बाई एक्सियल बेंडिंग भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्रॉस सेक्शनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, 2 और 3 एक्सिस जिनको कहते हैं, उनके साथ वो लाजमी नहीं है कि मैच करें। वो किसी डायगोनल ऑर्थोगोनल एक्सिस के अबाउट भी बेंड हो सकता है कॉलम। सो आप चाहें तो एक एक्सिस के अबाउट PM3 कर्व दें और उसे कहें 360 सेम मान लें, चाहें तो 2 एक्सिस के दे दें 0 और 90 डिग्री, और बाकी वो कर लेगा खुद ही ऑटोमेट। आप चाहें तो चारों एक्सिस यानी 0, 90, 180 और 270 इनके दे दें और इनके बीच में वो खुद ही इंटरपोलेट कर लेगा। ठीक है, सो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आमतौर पे जो सिमेट्रिक कॉलम्स होते हैं जिनमें रीबार्स की लेआउट सिमेट्रिक होती है, उनका PMM सरफेस जो है वो बिल्कुल जो है वो यूँ समझ लें कि एक स्फीयर की तरह सिमेट्रिक बनता है। सो आप उनके लिए आप एक एक्सिस एक देकर थ्रू आउट सेम एज्यूम कर सकते हैं। PMM सरफेस जो है वो कैपेसिटी की एक तरह की बाउंडिंग सरफेस है। ठीक है, सो ये सरफेस आपके फेलियर क्राइटेरिया का फंक्शन है। फेलियर क्राइटेरिया आप पहले डिफ़ाइन करते हैं तो ये सरफेस बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि कंक्रीट जब 0.003 पे पहुंच जाए तो आपने इसको फेलियर डिक्लेयर करना है, या स्टील जब एप्सिलॉन वाई पे चली जाए उसकी स्ट्रेन तो उसको फेलियर डिक्लेयर करना है। सो प्रोग्राम सिंपली ये करता है इसको जनरेट करने के लिए कि अप्लाइड एक्शंस का वो मैक्सिमम सेट या ट्रिपलेट PM2 M3 कैलकुलेट करता है जिस पर कोई भी फेलियर क्राइटेरिया जो गवर्न करे वो अचीव हो जाए। सो ये सरफेस तो आपको सिंपली ये बता रही है कि वो कौन से अप्लाइड एक्शंस के ट्रिपलेट्स हो सकते हैं जो फेलियर कॉज कर देंगे। ठीक है, लेकिन यानी दूसरे मानों में किस एक्सियल लोड के ऊपर कौन सा मोमेंट फेलियर कॉज कर देगा। ठीक है, या किस मोमेंट अप्लाइड मोमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सियल लोड इतना जा सकता है, उससे ज़्यादा एक्सियल लोड फेलियर कॉज कर देगा। सो लेकिन मोमेंट रोटेशन कर्व में तो आप कंप्लीट उसकी लाइफ एक्सप्लेन कर रहे हैं ना उस मेंबर की। ठीक है, सो यूँ समझ लें कि रफली मैं एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता हूँ कि PMM सरफेस से जो मोमेंट आप पिक करेंगे वो फेलियर मोमेंट होगा, वो आप समझ लें कि मोमेंट रोटेशन कर्व का यील्ड पॉइंट हो सकता है या अल्टीमेट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, जिस मोमेंट पर आप फेलियर डिक्लेयर कर रहे हैं, अपने एलिमेंट को फेल डिक्लेयर कर रहे हैं। सो मोमेंट रोटेशन कर्व तो कंप्लीट परफॉर्मेंस बता रही है। PMM सरफेस जो है वो एक तरह की समझ लें कि आपका एक प्री डिफाइंड फेलियर क्राइटेरिया किन ट्रिपलेट्स पे अचीव हो रहा है वो बता रही है। सो प्रोग्राम को ये बताने के लिए कि आपने एक कांस्टेंट मोमेंट रोटेशन कर्व नहीं इस्तेमाल करनी, बल्कि मोमेंट को एक्सियल लोड का फंक्शन बनाना है, कैपेसिटी को अप्लाइड लोडिंग से मॉडिफाई करना है उसके लेवल के मुताबिक, तो आपको वो मोमेंट PMM सरफेस भी इनपुट देनी पड़ेगी
और मोमेंट रोटेशन कर्व्स भी इनपुट देनी पड़ेंगी कुछ प्री डिफाइंड अप्लाइड लोडिंग्स पे या एक्सियल लोडिंग्स पे। सो ज़्यादा बेहतर तो मैं एक्सप्लेन करता अगर मैं वो कॉलम वाला वो इनपुट ओपन कर लूँ ई टैब्स में, बट आई थिंक इस डिस्कशन के लिए टाइम नहीं है, हम डायरेक्टली फाइबर मॉडलिंग पे जाते हैं। कॉलम्स और शेयर वॉल्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप फाइबर मॉडलिंग इस्तेमाल करें। बीम्स के लिए आप प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो कि बीम्स के लिए भी फाइबर मॉडलिंग यूज़ हो सकती है और कॉलम्स के लिए भी प्लास्टिक हिंज मॉडलिंग यूज़ हो सकती है। ठीक है।